गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी? बेटा सभी लोग जल्दी से बताओ कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ और फटाफट से डिस्कस करते हैं कल के टेस्ट को। बढ़िया टेस्ट हुआ है। कुछ एक दो क्वेश्चंस इधर उधर के दिए मैंने, बाकी तो सारे लगभग वही थे जो हमने पढ़ा था। और जो हमने पढ़ा उसमें से तुम लोगों ने जो टेस्ट दिया है, मुझे उम्मीद है कि बढ़िया गया होगा तुम्हारा टेस्ट। चलो बहुत बढ़िया, ऑडियो वीडियो सही है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो सभी को नमस्कार, जय हिंद, श्री राम। चलो भैया, अच्छा कोई बात नहीं सरोज, दो तीन क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो उससे ज्यादा गलत नहीं करना भाई। बाकी हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर दो तीन क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो ठीक है, वो थोड़ा नेचुरल भी है, पर उससे ज्यादा फिर दिक्कत हो जाएगी। शुभम महाकुल रैंक 1 आया है, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, दो तीन चार क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं तो उतना चलता है, पर कोशिश करो कि ना हो, ठीक है, कम से कम हो। अगर नहीं आता है तो छोड़ देना चाहिए उसको, है ना, नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो छोड़ देना चाहिए। चलो बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल, आप सभी बढ़िया है, मैं भी बढ़िया हूं। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। अब हमारा जो टेस्ट का डिस्कशन है, देखो यहां पर जवाब तुम्हें ही देने हैं। जहां मुझे लगेगा फैक्ट को रिकॉल करवाना, मैं रिकॉल करवा दूंगा। और फटाफट से देखो, और टेस्ट को शुरू करने से पहले आप सब जानते हो कि अभी आपके लिए ऑफर खोला हुआ है, ये 799 वाला, जहां चारों फैकल्टी एक साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रही हैं, कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करवा रही हैं, और एक्सपेक्टेड मॉक पेपर्स के साथ साथ वीकली ऑल इंडिया मॉक सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट आपके कंडक्ट हो ही रहे हैं। और आप में से कई सारे लोग बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो वक्त के साथ सही हो जाएंगे। तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं साला यहां पे, ठीक है। बस मेहनत करो, जो पिछली गलतियां हुई हैं उनसे सीखो। तो इस बैच में आप या आपके जो दूसरे साथी हैं, सहपाठी हैं, जो आपके यार मित्र हैं, वो अभी भी एनरोल हो सकते हैं। 799 का ऑफर अभी भी चल रहा है। और साथ ही साथ अगर सिर्फ जीके पढ़नी है तो वी हैव दिस ऑफर ऑफ 299, जहां पे सिर्फ आपको जीके के सारे सब्जेक्ट्स बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे हम लोग कवर करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है, वो कवर करते हुए देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी और एग्जाम से पहले जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आप क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऐप पर जाके देख लीजिएगा। बाकी टाइम टेबल आप सबको मालूम है। बाकी बीच में एक आध दिन क्लास नहीं हुई है, उसके लिए माफी चाहता हूं। थोड़ी तबियत जो है नासाज थी, गला तुम देख ही रहे हो, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन जो कि टेस्ट का रहा है, जल्दी से सभी लोग जल्दी से देखो बेटा, जल्दी से। सभी को नमस्कार, जय हिंद, सभी का स्वागत है। जल्दी से पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हु सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द नेटल इंडियन कांग्रेस? नेटल भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया था, पहला ही क्वेश्चन। देखो, पहला ही क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं मैं? जिनको मालूम होगा, जिन्होंने कभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा, तो उन्हें समझ में आएगा। ये जो अब्दुल्ला हाजी आदम है ना, ये और दादा अब्दुल्ला एक ही है, ठीक है। ये कोई अलग इंसान नहीं है, ये इनका पूरा नाम है और ये इनका निक नेम है। तो अब्दुल्ला हाजी आदम और दादा अब्दुल्ला एक ही हैं। बाकी मैंने जो आंसर में टिक मार्क किया था वो था पूरा नाम अब्दुल्ला हाजी आदम। अगर किसी ने दादा अब्दुल्ला भी किया है और वो गलत हुआ है तो उसे गलत मत समझना, वो सही है, ठीक है, डोंट वरी। तो अब्दुल्ला हाजी आदम, क्योंकि पूरा नाम यहां पर लिखा है तो मैंने पूरा नाम को सही मार्क कर दिया था। एनीवेज, तो अब्दुल्ला हाजी आदम ये वही दादा अब्दुल्ला है, ये वही दादा अब्दुल्ला है जो हमारे महात्मा गांधी जी को 1893 में ये ऑफर देकर लेके गए साउथ अफ्रीका में कि भाई तुम्हारी यहां तो वकालत चल नहीं रही, तो तुम ऐसा करो, मेरा एक केस संभाल लो साउथ अफ्रीका में, अपनी फैमिली के साथ चलो, तुम्हारी को बढ़िया सैलरी मैं वहां पे दे दूंगा, घर बार सब इंतजाम करवा देंगे तुम्हारा, वहीं सेट रहो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और गांधी जी इन्हीं के कहने पर 1893 में साउथ अफ्रीका गए अपनी फैमिली के साथ, और
इन्हीं का पूरा एक तरह से ये मान के चलो कि पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन है गांधी जी को साउथ अफ्रीका ले जाना। और अगर गांधी जी को ये साउथ अफ्रीका नहीं ले जाते तो साउथ अफ्रीका की जो हिस्ट्री है, जो गांधी जी की वजह से थोड़ी बढ़िया हो गई, इंटरेस्टिंग हो गई, वहां के जो लोग हैं वो अपार्थाइड पॉलिसी से मुक्ति पा गए, अपनी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो नस्ल भेदभाव है, उससे मुक्ति पा गए, वो गांधी जी की वजह से। और गांधी जी को ले जाने वाले दादा अब्दुल्ला। और 1894 में बनी थी नेशनल इंडियन कांग्रेस, सबको मालूम है, गांधी जी ने 1894 में बनाई थी। और इसी 1894 में जो पहला सेशन हुआ, तो पहले सेशन के प्रेसिडेंट कौन बन गए बच्चों? दादा अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला हाजी आदम। और गांधी जी जो है ना, गांधी जी इस नेशनल इंडियन कांग्रेस के बच्चों सेक्रेटरी थे, सचिव थे, वो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, दूसरी पोस्ट पर थे। ठीक है, पहली पोस्ट पर अब्दुल्ला हाजी आदम प्रेसिडेंट थे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फिनिक्स सेटलमेंट लोकेटेड? ये तो सब जानते हो, ये तो सब जानते हो बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, इसका जवाब तो मालूम है। वेयर इज द फिनिक्स सेटलमेंट? मैंने तुम्हें बताया था, गांधी जी ने अपनी सारी राजनीतिक गतिविधियों को कंडक्ट करने के लिए और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर डरबन के पास साउथ अफ्रीका में ये फिनिक्स सेटलमेंट एस्टैब्लिश की थी, फिनिक्स बस्ती बसाई थी 1904 में। 1904 में, ठीक है भाई, 1904 में। तो 1904 में ये इन्होंने सेट की थी पूरी की पूरी फिनिक्स सेटलमेंट। और यहां पर ये लोग बहुत ही अलग तरीके से नॉन वायलेंस के साथ, ठीक है, बहुत ही प्यार प्रेम से सद्भावना के साथ ये सभी लोग यहां पे रहा करते थे। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटलमेंट था कि भाई सब लोग अच्छे से रह पाते कि नहीं रह पाते। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल हुआ डरबन के पास साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो आप सबको इसकी लोकेशन मालूम है। जैसे ये वर्ल्ड के मैप में देखो, यहां पर साउथ अफ्रीका है, ये देखो बेटा, ये साउथ अफ्रीका है। और साउथ अफ्रीका के बिल्कुल कोस्ट पर है डरबन, और इसी डरबन में है नेटल। तो डरबन में ही नेटल और डरबन में ही फिनिक्स सेटलमेंट। ठीक है, डरबन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द फिनिक्स सेटलमेंट? अभी तो बताया, टू एक्सपेरिमेंट विद कम्युनल लिविंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी, सामुदायिक जीवन और आत्मनिर्भरता के साथ प्रयोग करना। यानी फिनिक्स सेटलमेंट को इसलिए बनाया गया बच्चों, ताकि एक तो ये देखना चाहते थे गांधी जी कि सभी लोग मिलजुल कर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। अंग्रेजों के अगेंस्ट एकता चाहिए ना भाई, यूनिटी चाहिए। तो ये चेक करना जरूरी है कि सभी लोग एक साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। और इस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सब लोग सही तरह से रहे और आत्मनिर्भर बन के रहे, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रही, किसी के ऊपर निर्भरता नहीं रही। तो ये आंसर सी है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिटेल में कंटेंट में तुम्हें बताऊंगा, बढ़िया कंटेंट है ये। इन विच ईयर डिड गांधी डिलीवर हिज स्पीच एट द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? मैंने इसका जिक्र ऊपर से किया था, मैंने बोला था कि आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अब ये डिटेल है। गांधी जी ने किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण दिया था? ध्यान से देखो बेटा, मैंने तुम सबको बताया था कि गांधी जी 1915 में तो आ गए थे हिंदुस्तान, है ना। 9 जैन को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आ गए थे। गांधी जी भारत आए 1915 में, तो है ना भाई। गांधी जी केम टू इंडिया ऑन 9 जैन 1915। ठीक है भाई, मान गए 9 जनवरी को गांधी जी भारत आए और अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले, और उसके बाद ये चले गए अपने रेल टूर पर। इसी रेल टूर के दौरान 1916 में 4 फरवरी को, ध्यान से सुनो बेटा, 1916 को 4 फरवरी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है, और बेसिकली इसका उद्घाटन समारोह है। तो उद्घाटन समारोह वहीं पर जहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। तो जब ये इनॉग्रेशन इवेंट हो रहा था तो इसमें गांधी जी को भी इनवाइट किया गया। गांधी जी अपने रेल टूर के दौरान ही यहां पर पहुंचे। मैं अब गांधी जी ने यहां पे क्या स्पीच दी उससे पहले बात करना चाहूंगा कि गांधी जी जब यहां पर पहुंचे हैं तो उससे पहले ये बीएचयू बनी कैसे है। देखो भाई, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो,
4 फरवरी 1916 को यहां पर बीएचयू का उद्घाटन समारोह हो रहा है, यानी ये स्थापना दिवस मानो, आज से 108 साल पहले, 108 ईयर्स पहले। और सबसे पहले दिमाग में बिठाओ बेटा कि जो स्थापक यानी जो स्थापना करने वाले हैं, जो संस्थापक लोग हैं, तो स्थापना करने वाले लोगों में सबसे पहले मदन मोहन मालवीय है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, आइडिया इन्हीं का है, मदन मोहन मालवीय। बीएचयू को एस्टैब्लिश करने का जो आइडिया वो इन्हीं का है, तो सबसे पहले ये नेता आएंगे। फिर इनकी बहुत तगड़ी मदद की एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट कैसे मदद की? एनी बेसेंट जब 1890 के दशक में हिंदुस्तान आई थी ना बच्चों, तो इन्होंने बनारस में, जहां आज बीएचयू बना हुआ है, वहीं पर इन्होंने एक स्कूल एस्टैब्लिश किया था। इन्होंने एक स्कूल बनाया था। हिंदुस्तान के जो यंग लौंडे हैं, है ना, मेल्स हैं, बच्चे हैं, तो जो मेल स्टूडेंट्स हैं, यंग लौंडे हैं, उनको वेस्टर्न एजुकेशन से एक तरीके से परिचय करवाना था इन्हें, ताकि जो बच्चे हैं वो अंग्रेजों को अच्छे से समझ पाए, जो बच्चे हैं वो जमाने के साथ कॉम्पीट कर पाए, और मॉडर्न जो शिक्षा दूसरे देशों में लोगों को मिल रही है, उस मॉडर्न शिक्षा को यहां पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो उस उद्देश्य से इन्होंने स्कूल बनाया था 1898 में। 1898 में इन्होंने एक स्कूल बनाया अपना, 1898 में। उसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। भाई पश्चिमी जो एजुकेशन सिस्टम है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, यानी वेस्ट में जो देश है उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें स्कूल को भी कॉलेज बोलते हैं। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से इन्होंने एक स्कूल बनाया 1898 में। और ये जो स्कूल है ये आज भी है, पर ये आज बीएचयू का पार्ट है। तो बात यह है कि एनी बेसेंट ने रोल क्या निभाया? जब मदन मोहन मालवीय ने सोचा कि भाई मुझे बीएचयू बनाना है, तो सबसे पहले तो एक छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक छोटी आधारभूत संरचना चाहिए जहां पर वो कॉलेज को चला सकें, यूनिवर्सिटी को चला सकें। शुरू में तो कम बच्चे आएंगे, तो जब शुरू में कम बच्चे आएंगे तो उनको बिठाने की जगह तो हो, कम से कम उनको पढ़ाने की जगह तो हो। तो एनी बेसेंट ने इस इतने बड़े कॉज के लिए, इस इतने बड़े महान काम के लिए इन्होंने अपना स्कूल दान दे दिया। ध्यान से सुनो क्या कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने अपना ये जो स्कूल 1898 में बनाया था, 1898 में, ये दान में दे दिया पंडित मदन मोहन मालवीय को कि भाई आप मुझसे भी बड़ा कॉज करना चाह रहे हो, मुझसे भी बड़ा काम करना चाह रहे हो, तो मेरा फुल सपोर्ट है। मैंने जो स्कूल बनवाया था, आप इस स्कूल में ही बीएचयू को शुरू करो सबसे पहले। तो याद रखो बेटा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बीएचयू का पार्ट बना दिया एनी बेसेंट ने, ये बड़ा कंट्रीब्यूशन। तीसरा तुम बोलोगे सर ये तो चलो कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया, और किसका कंट्रीब्यूशन है? बेटा एक लॉयर थे सुंदरलाल। इन्होंने जितने भी लीगल काम किए हैं स्कूल के, यूनिवर्सिटी के संबंधित, वो सारे इन्होंने किए हैं। तो सुंदरलाल एक लॉयर थे, तो वो वकालत वाला काम संभाल रहे थे बीएचयू से संबंधित। ठीक है, बीएचयू के स्टैब्लिशमेंट से रिगार्डिंग, बीएचयू के स्थापना के रिगार्डिंग वो सारा का सारा फॉर्मल काम जो है, लीगल काम है, वो संभाल रहे थे सुंदरलाल। ये लॉयर है। ठीक है बच्चों, ये लॉयर है। फिर उसके बाद चौथा इंसान कौन है? चौथा और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में दरभंगा सुने हो ना भाई, दरभंगा, तो दरभंगा के राजा थे, दरभंगा के राजा, राजा रामेश्वर सिंह। रामेश्वर सिंह, इन्होंने जबरदस्त मॉनेटरी हेल्प की, इन्होंने जबरदस्त पैसे संबंधी हेल्प की। यानी बीएचयू को अगर इनका दिया हुआ दान नहीं मिलता तो बीएचयू जैसा आज है या उस वक्त जो बना था वैसा नहीं बनता। तो रामेश्वर सिंह ने बहुत दबा के पैसा दिया है भाई, ध्यान से देखो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। दरभंगा के राजा जो है रामेश्वर सिंह, इन्होंने भैया पैसे से हेल्प की है। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने मनी दी है, बहुत बढ़िया डोनेशन दिया इन्होंने। उसके बाद पांचवा पॉइंट, भाई अब स्कूल जो है या यूनिवर्सिटी जो है हवा में तो बनेगी नहीं, तो यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जमीन चाहिए, और क्योंकि बनारस में बन रही है तो बनारस के अंदर जमीन चाहिए। और बनारस की जमीन कौन देगा? बनारस का राजा। उस वक्त बनारस के राजा थे प्रभु नारायण सिंह, काशी नरेश बोलते हैं इन्हें। तो बनारस के राजा जो हैं उनका नाम था प्रभु नारायण सिंह। प्रभु नारायण सिंह, इन्होंने जबरदस्त जमीन दी।
कई 100 एकड़ जमीन दे दी इन्होंने, कई 100 एकड़ जमीन दे दी। लगभग ये मान के चलो शुरुआत में इन्होंने 1370 एकड़, 1370 एकड़ जमीन दे दी इन्होंने। तो प्रभु नारायण सिंह, ठीक है, प्रभु नारायण सिंह, इनका भी बहुत जबरदस्त रोल रहा है बच्चों, बहुत जबरदस्त रोल रहा है। इन्होंने क्या दिया है? लैंड, जमीन। तो इन सब के एफर्ट से 4 फरवरी 1916 को ये इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है बीएचयू का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। और इसी फंक्शन में 4 फरवरी को जो फंक्शन हो रहा है, गांधी जी को भी इनवाइट किया गया था। और अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल कहानी सुनो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इनको इनवाइट किया, गांधी जी को इनवाइट किया। गांधी जी को बोला गया था कि भाई आप आके अपनी स्पीच दे देना, ताकि लोगों को पता चले कि आपने साउथ अफ्रीका में क्या जबरदस्त काम किया है। लोग भी थोड़ा पहचान जाएंगे कि भाई आईएनसी में कोई नया बंदा आया है साउथ अफ्रीका में काम करके, साउथ अफ्रीका के लोगों की ऐसी तैसी करके। साउथ अफ्रीका के लोग मतलब जो अंग्रेज लोग हैं, जो शासन कर रहे हैं, उनकी ऐसी तैसी करके। तो गांधी जी अपना बारी बारी से सब लोग जो है अपनी स्पीच दे रहे थे। गांधी जी का भी नंबर आया। सारे के सारे, मैंने तुम्हें बताया था, सारे के सारे जो महान लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने दान दिया, जिन्होंने जमीन दान दी, जिन्होंने पैसा दिया, बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग रामेश्वर सिंह और प्रभु नारायण सिंह, सब बैठे हुए हैं चीफ गेस्ट के तौर पे। और एक एक करके स्पीच आ रही है। वो सब इसलिए बैठे कि भाई हमारी तारीफ हो जाएगी, हमने पैसा दिया, हमने जमीन दी है। तो ये गांधी जी क्या कर रहे हैं? गांधी जी यहां पर लपेट रहे हैं इनको। शुरुआत में तो इन्होंने बताना शुरू किया कि साउथ अफ्रीका में क्या क्या दिक्कतें थी, मैंने क्या क्या स्टेप लिए, किस तरीके से सारी चीजें की, बढ़िया। फिर एकदम से यहां पे आ गए कि हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा अच्छा हाल नहीं है, हिंदुस्तान में जो हाल कर रखा है अंग्रेजों ने, उसके जिम्मेदार हैं आप सब, सारे राजा महाराजा और ये जो जमींदार बैठे हैं, सोना लाद लाद के ऐसे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। अगर जो ये सोना आपने लाद रखा है, इनका थोड़ा भी अपनी जनता को दिया होता तो जनता के बीच में भुखमरी नहीं होती। हमारी जनता आज दबी हुई इसलिए क्योंकि हमारे पास ऐसे राजा हैं जिन्होंने जनता को एक कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया कि वो अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़े हो सकें। बस जनता को दबा के रखा है, उनसे टैक्स वसूला और तुमने कुछ किया नहीं। अरे बढ़िया तरीके से लपेट दिया गांधी जी ने। और गांधी जी ने बोल दिया कि तुम्हारी वजह से आज भारत जो है गुलाम है, तुम्हारी वजह से आज गरीबी में जी रहा है भारत। अगर तुम सब आपस में एक होते तो अंग्रेज कभी हिंदुस्तान पे शासन नहीं करते। एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे आए थे, एक व्यापारिक कंपनी के तौर पे आए थे, व्यापारिक कंपनी के तौर पे चले जाते। पर तुम सभी राजाओं के जो पूर्वज रहे हैं, उनके बीच में आपस में फूट पड़ी रहती थी, आपस में लड़ते रहते थे। यही देख के अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और तुम्हारे बीच में फूट डालते रहे, तुम फूट में पड़ते रहे, तुम आपस में लड़ते मरते रहे और अंग्रेज अपना शासन करते रहे। तो गांधी जी ने जो लपेटा, उसके बाद तो जो स्टेज पे बाकी लोग थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और वो सारे लोग, वो डर गए कि भाई ये क्या बोल रहे हैं यार, इनको किस लिए बुलाया भाई, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये इन्होंने पैसा दिया है भाई, इन्होंने जमीन दी है बीएचयू बनवाने के लिए, हमने आपको बुलाया कि आप इनके एक तरीके से इनके रोल के बारे में थोड़ी तारीफ करें, इनका कंट्रीब्यूशन की तारीफ करें। आप जो है साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें, आप तो यहां पर धागा खोल रहे हो, आप तो भैया इनकी धोती लाल कर रहे हो। तो भाई हमारे जो पंडित मदन मोहन मालवीय वगैरह ये जो है उठ के भाई उनको गांधी जी को संभाला, भाई 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 तुम इधर आ जाओ भाई, ऐसी स्पीच नहीं देनी भाई। पर भले ही सामने वालों की ऐसी की तैसी हो गई, लुप लुप हो गई, पर जो जनता बाहर खड़ी हुई थी इस इनॉग्रेशन इवेंट में, हजारों लोग जो आए हुए थे, उनको मजा आ गया कि पहली बार कोई हिंदुस्तानी आया जो अंग्रेजों को लपेट रहा है, जो इन उच्च वर्ग के लोगों को लपेट रहा है उन्हीं के सामने। बोला पहली बार ऐसा इंसान देखा, यही है हमारा मसीहा, यही हमें बचाएगा। तो इस तरीके से गांधी जी ने किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना पहला भाषण दिया था, या ये मान के चलो कि गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस है ये, पब्लिक अपीयरेंस। गांधी जी पहली बार जनता के सामने जब आए खुल के, तो इसी टाइम पे आए बीएचयू के इस इनॉग्रेशन स्पीच में, और ये 1916 में हुई। अभी तो बताया आप लोगों को कि 1916 4 फरवरी 1916 को स्थापना दिवस था, इनॉग्रेशन था, और यहां पर इन लोगों ने इस तरह से इसको सेलिब्रेट किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी बनारस तो तुम सब जानते हो भाई, बनारस की लोकेशन ये देखो, यहां पर सब जानते हैं बनारस, ठीक है, इसी को बोलते हैं काशी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाउंडेड दी होम रूल लीग इन इंडिया? तुम सब जानते हो इसका जवाब, जल्दी से जवाब दो बेटा। कामाख्या, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। ये देखो, ये जो अब जैसे ये क्या है ना, ये हमारे पास ये प्रैक्टिस सेशन है, इसमें जितना मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना आपको मिल रहा है। अब ये कोई थ्योरी वाली क्लास नहीं बच्चे कि हम आपको पीडीएफ
अवेलेबल करवाएं, समझ रहे हो? ये एवरेज टू मास्टर, ये प्रैक्टिस सेशन बैच है। इसमें जितना कंटेंट दिया जा सकता है वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग दैट, है ना, उसको हम ऑलरेडी दे रहे हैं। पर आप सोचो कि थ्योरी वाला कंटेंट मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल बच्चे, ठीक है? चलो, तो आंसर क्या है? आंसर है बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर है बी। और तुम सब जानते हो कि 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट शुरू करने वाले ये दोनों लोगों ने होम रूल लीग मूवमेंट शुरू क्यों किया? होम रूल लीग मूवमेंट क्यों शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने, तो तुम सब जानते हो, उन्होंने अपने अलग नाम से शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अलग नाम से शुरू किया, इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट। और इन्होंने, एनी बेसेंट ने अपने अलग नाम से शुरू किया, सिंपली होम रूल लीग मूवमेंट। और तुम ये भी जानते हो कि हमारे जो एनी बेसेंट है, इन्होंने जो ये मूवमेंट शुरू किया है, ये शुरू किया है थोड़ा लेट, है ना। इन्होंने शुरू किया कब? इन्होंने सितंबर 1916 में शुरू किया, सितंबर के मंथ में। बाल गंगाधर तिलक ने पहले ही शुरू कर दिया, इन्होंने तो अप्रैल 1916 में ही शुरू कर दिया। इन्होंने शुरू किया, सब जानते हो, इन्होंने कहां से शुरू किया? इन्होंने पुणे से शुरू किया, और इन्होंने अडयार से शुरू किया, है ना, अडयार से शुरू किया। इन्होंने फिर पूरा का पूरा महाराष्ट्र, आज का पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, और उस वक्त का ध्यान से देखो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, और उसके बाद बरार यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक एरिया होता था बरार। इन 4 इलाकों में बाल गंगाधर तिलक ने अपना इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट चलाया, क्योंकि खुद पुणे से मराठी थे, तो पूरा मराठी एरिया इन्होंने बढ़िया तरीके से कवर कर लिया। और अडयार यानी चेन्नई से जो हमारी एनी बेसेंट ने मूवमेंट शुरू किया, तो ये शुरू किया अपने 2-3 साथियों के साथ मिलकर। हालांकि साथी इधर भी लगे हैं, पर इन्होंने अडयार से शुरू किया, और अडयार के बाद पूरे संपूर्ण भारत में, बस वो इलाके छोड़ देना जो बाल गंगाधर तिलक के अंडर है, संपूर्ण भारत में, यानी एक्सेप्ट द प्लेसेस लेड बाय बाल गंगाधर तिलक, यानी उनकी जगहों को छोड़कर बाकी सब जगह इन्होंने ये पूरा आंदोलन जो है पूरा कवर किया। और एक चीज याद रखना, इनको सपोर्ट करने के लिए, बाल गंगाधर तिलक को सपोर्ट करने के लिए 2 लोग थे, तुम सब जानते हो। एक तो है अपने एनसी केलकर, ये तो सेक्रेटरी बन गए थे इस आंदोलन के, ये तो सेक्रेटरी थे, सचिव थे। और दूसरा है यहां पर एनसी केलकर के अलावा यहां पर हैं जोसेफ बाप्टिस्टा। मैंने तुम्हें बताया था कि ये इंडियन क्रिश्चियन है, कोई अंग्रेज नहीं है। जोसेफ बाप्टिस्टा, इन्हें अंकल बाप्टिस्टा या काका बैप्टिस्टा भी कहा जाता है। इन दोनों ने मिलकर बाल गंगाधर तिलक का साथ दिया, और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर्स भी चलाए, ताकि अपने मैसेज को ज्यादा लोगों तक कन्वे कर सकें। और वो 2 न्यूज़पेपर थे, तुम जानते हो, केसरी, ठीक है, जो कि था मराठी में, और दूसरा था मराठा न्यूज़पेपर जो है वो इंग्लिश में, ये इंग्लिश में। तो केसरी और मराठा ये दोनों के दोनों बाल गंगाधर तिलक ने इंट्रोड्यूस किया। और एक चीज याद रखना, इस पूरे होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि ब्रिटिश को यह बताना कि भैया रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम बना लो ब्रिटिश संसद में बैठ के, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठ के, पर उनको इंप्लीमेंट तो हिंदुस्तानी करेंगे। यानी हिंदुस्तानी वायसरॉय होना चाहिए, हिंदुस्तानी आर्मी जनरल होना चाहिए, हिंदुस्तानी सिविल सेवक होने चाहिए, हिंदुस्तानी अकाउंटेंट्स होने चाहिए, हिंदुस्तानी क्लर्क्स होने चाहिए। तो उस बेसिस पर हमने ये मूवमेंट चालू किया है कि भाई तुम सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, उनको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमें दे दो। कम से कम आधी आजादी तो दो भाई, ये पूरी आजादी तो तब होगी जब कानून भी हम बनाए, राज भी हम करें। हम ये बोल रहे हैं कि कानून तुम बना लो और राज हमें करने दो, आधी आजादी दे दो, पर ये नहीं माने। ठीक है, तो ये आखिर में केसरी और मराठा न्यूज़पेपर इन्होंने निकाले। और उसके बाद इधर देखो, इधर इनका साथ देने के लिए मैंने तुम्हें बताया था, इनकी बहुत ही बढ़िया फ्रेंड रुक्मिणी देवी अरुंडेल के हस्बैंड जॉर्ज अरुंडेल,
जॉर्ज अरुंडेल, इन्होंने इनका साथ दिया। उसके अलावा एक थे इनके साथी सीपी रामस्वामी अय्यर, सीपी रामस्वामी अय्यर। फिर एक तीसरा है यहां पर बीपी वाडिया, बोमनजी पश्तूनजी वाडिया। तो इन 3 लोगों ने एनी बेसेंट का साथ दिया इनके मूवमेंट में। और इन्होंने जो न्यूज़पेपर्स निकाले तुम सब जानते हो, न्यू इंडिया, नया भारत, और दूसरा इन्होंने जो दूसरा न्यूज़पेपर निकाला एनी बेसेंट ने वो था कॉमनवील। कॉमनवील, कॉमनवील का मतलब है जनता का कल्याण, जनता की भलाई, कॉमनवील, द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। तो कॉमनवील नाम से न्यूज़पेपर, और ये दोनों के दोनों अंग्रेजी में छपते थे, दोनों के दोनों अंग्रेजी में, क्योंकि हिंदी तो उन्हें खुद को ही नहीं आती। तो भाई इस तरीके से हम सब ने ये पूरा का पूरा कवर किया था, और तुम सब जानते हो कि यहां पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने यह आंदोलन चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, Which two major political organizations came together to sign the लखनऊ पैक्ट in 1916? जल्दी से बताओ, लखनऊ पैक्ट में कौन सी 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में मीटिंग साइन हुई थी? जल्दी बताओ, 2 डील्स हुई थी वैसे, तो जो मेन वाली है वो कौन सी 2 पार्टीज के बीच में हुई है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि लखनऊ पैक्ट 1916 में हो रहा है, ठीक है, यानी लखनऊ पैक्ट 1916 में हो रहा है, हुआ था। और मैंने तुम्हें बताया था ये एक संयुक्त बैठक थी, जॉइंट सेशन था। पहली और आखिरी बात संयुक्त बैठक, पहली और आखिरी बार संयुक्त बैठक थी 1916 में। और इस संयुक्त बैठक में तुम सब जानते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग था, और मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट्स, है ना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग रही थी कि हमारे लिए सीट रिजर्व कर दो, हमारे लिए सीट रिजर्व कर दो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में डील हुई कि मुस्लिम लीग डिमांड कर रही है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी जहां से हम खड़े होंगे तो सिर्फ हम ही खड़े हो सकते हैं। यानी मुस्लिम लीग बोल रही है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व कर दी जाए, जहां पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां पर मुसलमान कैंडिडेट ही खड़े होंगे चुनाव लड़ने के लिए, और वही हारेंगे या जीतेंगे। मतलब जो भी हारेगा वो भी अपना कौन होगा, मुस्लिम, और जो जीतेगा वो भी मुस्लिम। यानी कहीं ना कहीं मुस्लिम तो आ ही रहा है, तो पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार वो सुरक्षित तो हो ही रहे हैं इनके, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की। इसके बदले आईएनसी ने डिमांड क्या की? पीस की, यूनिटी की, कि तुम ले तो लो सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्योंकि तुम हमारे पीछे पड़ गए हो, पर उसके बाद ये जो रिलेशन है हिंदू और मुस्लिम के, ये बहुत बढ़िया होने चाहिए, पीस एस्टैब्लिश होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। इन्होंने बोला बिल्कुल हो जाएगी, हम हिंदुओं से नहीं लड़ने वाले, ना हम हिंदुओं से खुन्नस करने वाले, आप बस हमारे लिए सीट रिजर्व कर दो। इन्होंने वादा निभाया, पर इन्होंने कभी नहीं निभाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वादा निभाया, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए, पर इन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बचाने की कोशिश नहीं की, मुस्लिम लीग वालों ने। तो संयुक्त बैठक थी आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में, और तुम सब जानते हो कि संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन था, प्रेसिडेंट कौन था। और मैंने तुम्हें कई बार बता लिया कि वो लेडी नहीं, लेडा है, और उसका नाम क्या है? अंबिका चरण मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार, ठीक है बच्चों, ये अध्यक्ष थे। और तुम्हें मालूम है कि इसी लखनऊ पैक्ट में मर्जर हुआ है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स का, मर्जर ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, यानी नरम दल और गरम दल जो 1907 में अलग हुए थे कुर्सियां चलाने के चक्कर में, वो अब एक साथ आ गए हैं इस वादे के साथ कि आईएनसी ने बोला है कि कोई कुर्सी नहीं चलाओगे तो दोबारा, दूसरा मार पिटाई नहीं होनी चाहिए और हमारी बातों को मानना है। तो जो हमारे ये अपने एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मान गए कि चलो यार पार्टी के साथ रहेंगे तो हमारा अस्तित्व बना रहेगा, तो वो पार्टी के साथ आ गए। और उसके बाद जो भी उनका एंगर रहा होगा, कभी वो निकला नहीं पूरी तरीके से, ठीक है, पर एक्सट्रीमिस्ट जो है वापस से शामिल हो गए 1916 के लखनऊ पैक्ट में। तो आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु मेड द अगस्त डिक्लेरेशन 1917? तुम सब जानते हो अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त के महीने में जो डिक्लेरेशन है वो 1917 में हुई थी और 20 अगस्त को हुई थी, 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 को, ध्यान से देखो, अगस्त डिक्लेरेशन हुई और इसको डिक्लेयर किया उस वक्त के इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने, बच्चों, राज्य सचिव ने, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। मैंने तुम लोगों को बताया था ना सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है, यानी सबसे ऊपर मतलब इंडिया का सबसे ऊपर जो राजा है वो है ब्रिटिश क्राउन जो राजा है, और राजा अपना ऑर्डर पूरा करवाएगा किससे, सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी ऑफ या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो सेक्रेटरी, देखो ध्यान से, सेक्रेटरी के बीच में ब्रिटिश क्राउन के बीच में बातचीत होगी और यह बातचीत अल्टीमेटली पहुंचेगी वायसरॉय के पास। यानी ब्रिटिश क्राउन को अगर कुछ बोलना है तो सेक्रेटरी को बोलेंगे, सेक्रेटरी जो है वायसरॉय को रिपोर्ट करेगा और फिर वायसरॉय को एक्शन लेना है। तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और ब्रिटिश क्राउन, ये तो इंग्लैंड में बैठते थे, ये इंडिया में बैठता था 4-5 साल के लिए, तो ये इंडिया में इसको बोला गया कि भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है कि भाई यहां पर जो हमारे यहां पर, ध्यान से देखो, जो यहां पे हमारा शासन है वो वायसरॉय संभालेगा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बीच में बन के रहेगा ब्रिटिश क्राउन और वायसरॉय के। और ये अगस्त डिक्लेरेशन में था क्या, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हमारा उस टाइम पे था एडविन मोंटेग या एडविन मोंटेग्यू, एडविन मोंटेग या एडविन मोंटेग्यू जो है वो हमारा सेक्रेटरी था, ठीक है, वो सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो ब्रिटिश क्राउन और वायसरॉय के बीच में एक ब्रिज का, एक पुल का काम करता था। तो एडविन मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को यह बोला था कि अब से हिंदुस्तान के प्रशासन की प्रत्येक ब्रांच में, प्रत्येक शाखा में हम हिंदुस्तानियों को जगह देंगे, यानी बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची पोस्ट हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, अब हम इंडियंस को वहां पर शामिल करेंगे। तो यह डिक्लेरेशन इन्होंने किया है और अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में हुआ। और तुम सब जानते हो 1916 में क्या हुआ था, यही चीज तो मांग रहे थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक कि संविधान तुम बना लो और उनको पूरा करने, उनको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमें दे दो, है ना भाई, यही हमने बोला था कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम बना लो, संविधान तुम बना दो, पर उनको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमें दे दो। तो ये एडविन मॉन्टेग्यू ने जो डिक्लेयर किया ये उसी का तो रिजल्ट है ना भाई, उसी का रिजल्ट है अगस्त डिक्लेरेशन। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी इशू एड्रेस्ड बाय द चंपारण सत्याग्रह? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, मेन इशू क्या था, प्राइमरी इशू क्या था चंपारण सत्याग्रह का? सबको मालूम है कि चंपारण के किसानों को अंग्रेजों ने दुखी किया हुआ था जबरदस्ती तिनकटिया सिस्टम इंप्लीमेंट करके। और तिनकटिया सिस्टम तुम सब जानते हो कि 3/20वें हिस्से पर, जमीन के 3/20वें हिस्से पर अनिवार्य रूप से इंडिगो की खेती करनी थी। ये चंपारण के किसानों को अंग्रेजों ने बोला हुआ था, जिसकी वजह से उनका मन दुखी हो रखा था कि जो क्रॉप वो उगाना चाहते वो नहीं उगा रहे, पहली दिक्कत। दूसरा कि अगर वो इंडिगो के ऊपर यानी नील की खेती के ऊपर फोकस भी कर रहे हैं तो उनकी जो बेसिक क्रॉप्स है, जो मूलभूत फसलें हैं, वो खराब हो रही हैं। तीसरा, जमीन का उपजाऊपन खत्म हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज जो हैं बिल्कुल भी गैप नहीं दे रहे जमीन में, कि जैसी नील की एक बार की स्लॉट की खेती खत्म हुई दूसरी चालू कर दो, फिर दूसरी खत्म होगी तीसरी चालू कर दो, यानी जमीन को रेस्ट नहीं मिल रहा है वापस से वो न्यूट्रिएंट्स, वापस से वो एनर्जी लेने का। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहां पर चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी, तुम सब जानते हो कि गांधी जी ने किस तरीके से नील की जो खेती है उसको अनिवार्यता से हटवा दिया बेसिकली। यानी गांधी जी के ही एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से यहां पर याद रखना कि वो जो कंपल्शन था कि 3/20 हिस्से पर लगेगा ही लगेगा, यानी 3/20 हिस्से पर आपको नील की खेती देनी ही देनी है, बाकी 85% पे कुछ भी उगाओ, पर ये जो 3/20 यानी 15% है, इस पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। तो ये जो लैंड रेवेन्यूज टैक्सेस हैं, ये नहीं होगा आंसर, ये क्या होगा? इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। तो इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, नील वृक्षारोपण प्रणाली की वजह से ये जो चंपारण सत्याग्रह है वो कंडक्ट हुआ था। और तुम सब जानते हो कि पहली प्रॉब्लम क्या थी कि मन नहीं था किसानों को इसे उगाने का। दूसरा, अगर ये कैश क्रॉप है,
नकद फसल है, तो जब इसको बेचने जा रहे हैं तो सही कीमत नहीं मिल रही। तीसरी, जमीन की जो उपजाऊपन है, जो उसकी उर्वरता है, जो उसकी फर्टिलिटी, वो खत्म हो रही है। उसके बाद यहां पर ये हो रहा है कि किसानों से डबल टैक्स लिया जा रहा है कि भाई हमारा तो बहुत नुकसान हो रहा है, तो आप ऐसा करो 3/20 पर जो भी उगा रहे हो 15% जमीन पर, उस पर हमें डबल टैक्स दो। ठीक है, तो डबल टैक्स पे किया जा रहा था। उसके अलावा क्या है भाई, उसके अलावा क्या है, देखो उसके अलावा क्या है, उसके अलावा दिक्कत थी, डबल टैक्सेशन हो गया, कैश क्रॉप का कीमत नहीं मिल रही है, बेसिक क्रॉप्स फेल हो रही हैं, फर्टिलिटी खत्म हो रही है। बिल्कुल 5 पॉइंट्स हो गए, 5 दिक्कतें हो गई। तो इंडिगो नील वृक्षारोपण प्रणाली को लेकर ही ये पूरा का पूरा चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने यहां पर कंडक्ट किया। अब मुझे बस ये बता दो किसकी हेल्प से, कौन वो 2 लोग शामिल थे गांधी जी की हेल्प में चंपारण सत्याग्रह के दौरान? जल्दी बताओ कौन से वो 2 लोग थे, शॉर्ट में बता दो, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। 2 लोग थे, जल्दी। नहीं, शुक्ला जी नहीं, मैं 2 लोगों की बात कर रहा हूं। शुक्ला जी ने तो कंप्लेंट की है, शुक्ला जी ने तो प्रॉब्लम सुलझाई है। गांधी जी को हेल्प किसने की? 2 बंदे मैंने तुम्हें बताया था बिहार में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे कौन से थे? शाबाश। और दूसरे कौन से थे? जेबी कृपलानी। ठीक है भाई, बिल्कुल, वल्लभ भाई पटेल नहीं, जेबी कृपलानी, जीवतराम भगवान दास कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी चंपारण तो तुम सब जानते हो भाई, ये है चंपारण। यहां पर देखो, ये बिहार में ये है अपना पूरा चंपारण वाला एरिया, यहीं पर हुआ है पूरा कांड चंपारण। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेथड डिड गांधी यूज टू सपोर्ट द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? भाई गांधी जी ने कौन सा तरीका अपनाया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को सपोर्ट करने के लिए? जल्दी बताओ। ए, बहुत बढ़िया, हंगर स्ट्राइक। गांधी जी ने उन मजदूरों को बोल दिया था कि भाई अगर तुम्हें 20% से इसको ऊपर बढ़ाना है तो तुम्हें धरना देना होगा, और प्रेशर ज्यादा बिल्ड करने के लिए तुम्हें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि जरा से भी किसी की भी तबीयत खराब होगी तो ये तो 10 बार पूछेंगे कि क्या हुआ। और यही होता है। तो हंगर स्ट्राइक में गांधी जी खुद भी बैठे, मजदूर भी बैठे, और अल्टीमेटली जो वो अपने ओनर्स हैं, मिलों के ओनर्स, उनका जो पूरा ग्रुप था, उनका जो पूरा एसोसिएशन था, वो मान गया और उन्होंने बोला कि हम 35% से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। हाँ, पर 20% से ज्यादा दे रहे हैं, 35% इतना ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे किसी भी हाल में। तो आखिर में पूरा मामला 35% पे सेटल हुआ था, हम सब जानते हैं। तो हंगर स्ट्राइक, चलो भूख हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स इन द खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918? 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में किसानों की मुख्य शिकायत क्या थी? जल्दी से जवाब दो। तुम सबको मालूम है खेड़ा सत्याग्रह में किसानों की दिक्कत क्या थी। देखो खेड़ा के जो किसान, उनको दिक्कत ये थी कि भाई फेमिन की वजह से, अकाल की वजह से उनके हालात जो है वो जो फेमिन की वजह से जो है हालात जो है ऐसे हो गए कि भुखमरी पैदा हो गई, क्योंकि पानी नहीं था तो फसल अच्छे से उत्पादन उसका हो नहीं पाया। जितना ऑन एन एवरेज उगाते थे 70-80%, इस बार सीधे प्रोडक्शन 19% पे चला गया। पर अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे कि 19% से नीचे चला गया, क्योंकि अंग्रेजों ने खुद ने कानून बनाया था, फेमिन कोड, जिसमें यह लिखा हुआ था कि अगर हमारे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अगर किसी की जमीन ऐसी रह जाती है कि भाई वहां पे फसल ही नहीं हुई, तो हम उसका उस साल का टैक्स जो है माफ कर देंगे। ठीक है, यही बात हुई थी। पर यहां अंग्रेज जो है अपनी बात से पलट रहे थे। पर इस बार गांधी जी के साथ हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि उस टाइम पे सरदार का टाइटल नहीं मिला, वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी जो है हाई लैंड रेवेन्यू रेट्स, डिस्प्यूट, क्रॉप फेलियर, तो फसल की विफलता के बावजूद उच्च भूमि राजस्व धरे, यानी कि फसल उत्पादित नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं कि 30 से 35% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। हमें नहीं लगता 19% प्रोडक्शन हुआ है। तो इतने बेकार लोग थे। तो व्हाट वाज द मेन ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स इन द खेड़ा सत्याग्रह? कि एक तो ऊंची दरें आप लगा रहे हो, ऊंचे टैक्स रेट्स आप लगा रहे हो, और हमारी यहां पे जो क्रॉप है वो फेल हो रही है। ठीक है, तो ये याद रखना, फसल की विफलता के बावजूद उच्च भूमि राजस्व कर, मतलब लोगों को लूटा जा रहा है यार, लोगों को सरेआम लूटा जा रहा है। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट का प्राइमरी पर्पस क्या था? जल्दी से बताओ।
रोलेट एक्ट क्यों लाया गया था? रोलेट एक्ट लाया गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जो हमारे हिंदुस्तान के नए यंगस्टर्स गए थे, उनमें से जो जिंदा वापस आए, उन्होंने अंग्रेजों को याद दिलाया कि आपको अपने किए हुए जो वादे हैं, जो प्रोमिस है, पूरे करने पड़ेंगे। हमें अच्छी सैलरी, हमें पेंशन, हमें प्रमोशन, हमें ऑनर, वो सब कुछ चाहिए, अभी करके दो, क्योंकि हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया आपने किया ही नहीं। ठीक है, तो जब हमारी बात अंग्रेजों ने नहीं सुनी तो हमने हंगामा कर दिया, और जब हंगामा किया तो पुलिस और आर्मी आ गई हमें यहां पे शांत करने के लिए। पर हमें शांत करने के लिए, हमारी आवाज को दबाने के लिए वो लोग आ गई। और साथ ही साथ ये हुआ रोलेट एक्ट में कि रोलेट एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था सर सिडनी रोलेट की लीडरशिप वाली कमेटी के द्वारा कि भैया अगर कोई हिंदुस्तानी कोई ऐसा गलत काम करते पाया गया जो अंग्रेजों के अगेंस्ट है, या शक भी हुआ कि ये जो है गलत काम कर रहा है, हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो उसे बिना कोर्ट ट्रायल के 2 साल की, मैक्सिमम 2 साल की कैद की सजा थी। मैक्सिमम 2 साल की कैद की सजा। ठीक है, ये सजा जो है रोलेट एक्ट में लिखी हुई थी कि अगर कोई हिंदुस्तानी अंग्रेजों के अगेंस्ट जाएगा, किसी भी तरह के षड्यंत्र में शामिल पाया जाएगा, या अगर शक भी हुआ कि शामिल हो सकता है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मैक्सिमम 2 साल की पनिशमेंट देंगे। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, टू सप्रेस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, यानी बेसिक बात यह है कि जब हमारे बंदों को जेल में डाला जाने लगा, चाहे वो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हो या सत्यपाल हो, जब उनको जेल में डाला जाने लगा तो हमारे लोग जो है भड़क गए कि एक तो वादे पूरे नहीं किए, ऊपर से जो है हमारे जो बंदे हैं उनकी कंप्लेंट को भी नहीं सुन रहे हो। तो यहां पर एक तो कंप्लेंट नहीं सुन रहे, हमसे सब कुछ ले लिया दान दक्षिणा में, हमसे पूरा कुछ ले लिया, और उसके बाद जो है अपनी कन्नी काट रहे हो, हमें ही आंख दिखा रहे हो जिन्होंने तुम्हें पावरफुल बनाया है। तो सीधी सीधी बात है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं, जो रेवोल्यूशनरी थे, जो शामिल हो रहे थे उस पूरे आंदोलन में, रोलेट वाले में, उन सब को मालूम है कि रोलेट एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सप्रेस द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, यानी जो भी क्रांति चल रही है उसको दबा दो, सप्रेस कर दो। ठीक है, तो आंसर है यहां पर क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी कौन था? जल्दी से बताओ, जल्दी से, जवाब तुम सबको मालूम है, जल्दी से बताओ बेटा। जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनॉल्ड डायर, है ना, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनॉल्ड डायर, आर डायर भी कह सकते हो। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल है, जिसने इमीडिएटली, तो यही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इसने फायरिंग करवाई थी, ये मौजूद था उस टाइम पे। पर जो पॉलिटिकल हेड है जिसको उधम सिंह ने मारा, ये तो खुद ही मर गया 1927 में, 1927 में खुद ही मर गया, नेचुरल डेथ। और पॉलिटिकल हेड जो है वो था, तुम सब जानते हो पॉलिटिकल हेड कौन था, माइकल ओ डायर। इसको उधम सिंह ने मार दिया 1940 में लंदन के कैक्सटल हॉल में, लंदन के कैक्सटन हॉल में उधम सिंह ने खुद ही मार दिया, किसको, माइकल ओ डायर को। ठीक है, चलो, तो ये हमारा ऑलरेडी आंसर हमें मालूम है क्योंकि 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? ये बता दो भाई, हमने जो खिलाफत मूवमेंट शुरू किया, हमने वो मूवमेंट शुरू क्यों किया? सारी घटना तो तुर्की में हुई थी, टर्की में हुई थी, हमने क्यों इसको शुरू किया? जवाब देखो, बिल्कुल तुर्की खलीफा का समर्थन करने के लिए, क्योंकि जो तुर्की का खलीफा था वो सभी हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो रिलीजियस हेड भी था। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्लाह के बाद, पैगंबर मोहम्मद के बाद अगर किसी को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था, इज्जत दी जाती थी, तो वो है ये। ठीक है, वो है यहां पर ये। तो याद रखना कि टू सपोर्ट द टर्किश कैलिफेट, तुर्की खलीफा का समर्थन करने के लिए। ठीक है भाई, खलीफा को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। और खिलाफत मूवमेंट तुम सब जानते हो, अली ब्रदर्स ने चलाया है, अली ब्रदर्स ने, अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, अली ब्रदर्स ने ये चलाया है, शुरू किया है। और इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, मैंने तुम्हें कंटेंट में भी बताया था जब पढ़ाया था कि भैया बहुत सारे शामिल लोग कौन है इसमें, खिलाफत मूवमेंट में।
इसमें है मौलाना अबुल कलाम आजाद, हजरत मोहानी, M.A. अंसारी, हकीम अजमल खान, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और बाद में तो खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी और INC के लोग भी शामिल हो गए। 23 नवंबर को, 23 नवंबर दिल्ली में इसी कॉन्फ्रेंस में गए थे गांधी जी, ठीक है, अपने साथियों को लेकर, अली ब्रदर्स को, उनके आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। 23 नवंबर 1919, ठीक है। और इस खिलाफत मूवमेंट में तुम सब जानते हो कि ये एक जॉइंट मूवमेंट रहा बाद में INC का और मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग नहीं, INC का और मुसलमानों का। मुस्लिम लीग तो बकवास है, दूसरे मुसलमान जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के जो मेंबर हैं, ठीक है। तो याद रखो INC और यहां पे INC और मुस्लिम्स, सारे मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम्स जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वाले हैं। तो हिंदू और मुस्लिम भाई यानी INC और मुस्लिम्स के बीच में ये फिर खिलाफत मूवमेंट जो है बढ़िया तरीके से चला, जॉइंट तौर पे चला, संयुक्त तौर पे चला। व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? सबको मालूम है 1920 में 1 अगस्त को ऑफिशियली लॉन्च हुआ था, पर उसी सुबह जब गांधी जी 2 लाख लोगों को भीड़ में अपॉर्चुनिटी दे रहे थे एक तरीके से शामिल होने की, या फिर उनको मोटिवेट कर रहे थे, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि कैसे आंदोलन शुरू करना है, तो उस टाइम पे 1920 में 1 अगस्त को ये मूवमेंट लॉन्च हुआ। पर उसी टाइम पे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, आप सब जानते हो। गांधी जी ने इस मूवमेंट को 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया, और फिर 4 से 5 सितंबर के आसपास, ठीक है, 4 से 5 सितंबर के आसपास, ये 1920 होगा, 1922 नहीं, 1920 को ये मूवमेंट फिर से शुरू हो गया। और इस मूवमेंट में आप सब जानते हो कि हमने अंग्रेजों को कितना ही सपोर्ट किया है, उनकी ऐसी तैसी कर दी जबरदस्त तरीके से। और उसके बाद तुम सब जानते हो कि तिलक स्वराज फंड आया, 1 करोड़ रुपए आ गए, मूवमेंट बढ़िया चलता रहा। पर मूवमेंट जो है, मूवमेंट की ऐसी तैसी हो गई चौरी चौरा इंसिडेंट से। तो मूवमेंट कब शुरू हुआ बच्चों? मूवमेंट जो शुरू हुआ वो 1920 में शुरू हुआ, सितंबर में, ठीक है। तो आंसर है बी। ये डिटेल में थ्योरी हम देख चुके हैं। What was Gandhi's response to the चौरी चौरा इंसिडेंट? गांधी जी का रिस्पॉन्स क्या था चौरी चौरा इंसिडेंट को? जल्दी बताओ। जैसे ही चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, 4 फेब को इंसिडेंट हुआ 1922 को, उसके बाद 12 फेब को गांधी जी ने मूवमेंट यानी नॉन कोऑपरेशन आंदोलन वापस ले लिया, और फिर 10 मार्च को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर केस हुआ, और 18 मार्च को केस में उनके ऊपर सजा भी आ गई, 6 साल की, 6 इयर्स जेल, ठीक है, 6 इयर्स जेल। और उसके बाद जब गांधी जी की तबीयत जेल में बहुत खराब रहने लगी तो वो आ गए, ध्यान से देखो, वो आ गए अपने फरवरी 1924 में वापस। पर गांधी जी ने इस टाइम पे क्या बोल दिया कि मैं अब किसी मूवमेंट को लीड नहीं करूंगा क्योंकि हिंदुस्तान डिजर्व नहीं करता ऐसा मूवमेंट। तो भाई याद रखना, 18 फरवरी को ये जो है गांधी जी जेल चले गए, ठीक है। और जिस जज ने ये सजा दी थी उसका नाम याद रखना, जज C.N. ब्रूमफील्ड, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, ठीक है। तो इन्होंने ही उनको सजा दी 6 साल की। और एक चीज याद रखना, 12 फरवरी को 1922 को गांधी जी ने बारदोली रेजोल्यूशन पास करके, इमीडिएट एक्शन बताना है कि गांधी जी ने 4 फरवरी को सुना कि कांड हो गया, 12 फरवरी को बारदोली रेजोल्यूशन पास कर दिया उन्होंने और मूवमेंट को वहीं विड्रॉ कर लिया। बारदोली रेजोल्यूशन पास करके, गुजरात में तुम सब जानते हो, गुजरात में सूरत के पास है बारदोली, तो वहीं पर बारदोली रेजोल्यूशन पास करके, बारदोली प्रस्ताव पास करके इस पूरे मूवमेंट को रोक दिया गांधी जी ने। तो आंसर है कि भैया ध्यान से देखो, ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कांग्रेस मूवमेंट। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध, एक सेकेंड,
सेकंड वाला है, सेकंड वाला बी जो है, उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तो बी जो है ऑप्शन वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये सेक्शन है टेस्ट वाला ये पूरा हुआ। एक्सप्लेनेशन तुम अच्छे से पढ़ चुके हो, अच्छे से कहानी जानते हो। कल जो है वो तुम्हारी क्लास जो है मैंने रखी है, क्योंकि एक दिन स्किप हो गई है ना, कल स्किप हो गई थी, तो उस क्लास को हम सैटरडे को करेंगे। सब लोग सेम टाइम पे 6 बजे सैटरडे की क्लास अटेंड करोगे। तुम्हारा ऑफ नहीं है जीके के मामले में, क्योंकि जीके के बीच में कल छुट्टी हो गई है, तो उसे आज हमें, मतलब आज नहीं, कल हमें पूरा करना है। तो कल हम आगे बढ़ेंगे 1928 से 1930 तक पहुंचेंगे। बढ़िया कहानी है, जबरदस्त तरीके से मजा आएगा। और अगर इसी तरह की कहानी तुम्हें एंजॉय करनी है, तुम्हें सेशंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है इसी तरीके से, सो वी हैव दिस कोर्स ऑफ 299। आराम से कोर्स बाय करो, प्रैक्टिस करो सारे सब्जेक्ट्स दबा के, ठीक है। और जब भी वैकेंसीज तो अब तुम्हें देखने को मिल रहा है, बढ़ रही हैं, पर जब भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा देन यू मस्ट बी रेडी। आप सभी को तैयार रहना जबरदस्त तरीके से भाई, पेपर की ऐसी तैसी कर देनी है, ठीक है भाई। चलो, खिलाफत आंदोलन की डेट एक पर्टिकुलर डेट नहीं है बच्चों, आप ये मान के चलो जुलाई अगस्त 1919 में, जैसी वो जलियांवाला बाग मैसेकर शांत हुआ ना, वैसे ही जुलाई अगस्त में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई, ठीक है। चलो, मिलते हैं भाई लोग, कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। चलो, आकाश सारे तो अपलोड हो रहे हैं यार, मैंने तो खुद ने देखे अपलोड हो रहे हैं लेक्चर्स। चलो, मैं एक बार बताता हूं, 1-2 की कंप्लेंट जो आ रही है उसको मैं बताता हूं गौरव जी को।